हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 जो लोकल गवर्नमेंट्स को लेकर है उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में देख चुके हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो हमारा 73rd अमेंडमेंट था जो बेसिकली रूरल एरियाज़ को लेकर या पंचायत को लेकर डील करता है उसके बारे में बात की थी। उसके कुछ प्रोविजंस के बारे में हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी। आज आगे बढ़ेंगे और कुछ और प्रोविजंस हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा सा 74th अमेंडमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट कर लेते हैं अपना इस चैप्टर को पार्ट 3 के साथ। हम पिछले पार्ट तक जो है हमने एक तो स्ट्रक्चर देख लिया था, है ना। हमने ये देख लिया था कि 3 टायर स्ट्रक्चर था, विलेज लेवल पर था, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल आता है, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पर आता है। हमने ये एक फीचर देखा था और हमने जो बात की थी, हमने इलेक्शंस की बात की थी कि डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे हर लेवल पर, और अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है लोकल बॉडी को तो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होंगे। ये प्रोविजंस हमने देखे थे और साथ ही साथ हमने एक प्रोविजन और देखा था, दैट वाज रिगार्डिंग द रिजर्वेशंस। ठीक है, रिजर्वेशन से आरक्षण को लेकर हमने देखा था कि किस तरीके से SC ST का रिजर्वेशन या फिर आप कह लीजिए OBC का रिजर्वेशन, और उसमें भी फिर 1/3 रिजर्वेशन ऑफ द विमेन। ये सारी बातें हम लोगों ने लगभग पिछले पार्ट तक की थी। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक और प्रोविजन की, वो है ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, देखिए 29 subjects which were earlier in the state list of subjects are identified and listed in the 11th schedule of the constitution। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लोकल बॉडीज थी, मतलब ये जो लोकल बॉडीज का जो कंसेप्ट था, ये पहले एक स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मतलब बेसिकली वो होता है कि ऐसे एरियाज जिनके ऊपर लॉ बनाए जाने हैं, ठीक है ना, उनको बोला जाता है सब्जेक्ट। तो जो लोकल बॉडी से रिलेटेड सब्जेक्ट थे वो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे। अब उसमें से 29 सब्जेक्ट्स को जो है ऐसा क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई किया गया मतलब उनमें से उनकी पहचान की गई कि इन सब्जेक्ट्स को क्या है। अब 11th शेड्यूल में, 11th शेड्यूल याद कीजिए, हमने पिछले पार्ट में बात की थी, पार्ट 9A है ना, पार्ट 9A ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट से, 11th शेड्यूल ऐड हुआ था। तो यही बात की जा रही है कि इन 29 सब्जेक्ट्स को 11th शेड्यूल में अब क्या करना चाहिए, लिस्ट कर देना चाहिए। ये बात यहाँ पर हुई है। एंड दीज सब्जेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। वही बात है कि 11th शेड्यूल में आ जाएंगे तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ही ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये सब्जेक्ट्स है कौन कौन से, मैंने आपको बता ही दिया। वही चीज़ है कि दीज सब्जेक्ट्स आर मोस्टली लिंक टू डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शंस एट द लोकल लेवल, यानी कि ये लोकल लेवल के डेवलपमेंट के लिए और उनके जो वेलफेयर वगैरह के फंक्शंस हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए थे और 11th शेड्यूल में लिस्ट करने की बात उनको की गई थी। द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ दीज फंक्शंस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट लेजिस्लेशन। मतलब ये 29 के 29 जो है वो आइडेंटिफाई तो कर लिए गए थे, लेकिन इनमें से अब एक्चुअल ट्रांसफर कितनों का होगा या नहीं होगा वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो स्टेट डिसाइड करेगी कि इन 29 सब्जेक्ट्स में से हाउ मेनी ऑफ दीज 29 सब्जेक्ट्स वुड बी ट्रांसफर्ड, यानी कि कितने इन 29 में से कितने ट्रांसफर किए जाएंगे। आई होप क्लियर है बात। चलिए आगे देखिए। अब यही जो बात लिखी गई है, ये जो लिस्ट आपको बताई गई है 29 सब्जेक्ट्स की, वो आर्टिकल 243G के अंदर दी गई है और वहां पर यही चीज लिखी गई है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे जो 11th शेड्यूल में मेंशन किए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है ना, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रोड्स है, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एजुकेशन, है ना, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये इस तरीके के सारे जो 29 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर 28 दिए गए हैं, बीच बीच के कुछ मिसिंग है,
लेकिन टोटल इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 29 सब्जेक्ट जो है वो किस में है, दैट इज मेंशन्ड अंडर शेड्यूल 11। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। The provisions of the 73rd Amendment were not made applicable to the areas inhabited by the आदिवासी populations in many states of India। अब ये भी एक बात थी कि जो 73rd Amendment के प्रोविजंस थे, है ना, जो प्रावधान थे, वो बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी जगह थी जहां पर आदिवासी पॉपुलेशन हुआ करती थी। आदिवासी मतलब बेसिकली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह होती हैं वो, है ना, वहां पर बहुत सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह है। तो वहां पर ये जो 73rd अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये बात को समझिएगा। और 1996 में इसको लेकर एक सेपरेट एक्ट बनाया गया था जो पंचायत के प्रोविजंस को एक्सटेंड करता है इन एरियाज में। ठीक है, और वो एक्ट का नाम मैं आपको यहां पर बता दूं, आप लोगों ने हो सकता है सुना भी हो। उस एक्ट को शॉर्ट में बोला जाता है पेसा एक्ट, दैट इज पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है ना, पंचायत एक्ट टू शेड्यूल्ड एरियाज, पेसा एक्ट ऑफ 1996। ठीक है, तो ये जो सेपरेट एक्ट बनाने की बात की गई है, इसको मैं अगर यहां से ऐसे आपके लिए कलर कर दूं कि एक सेपरेट एक्ट बनाने की बात है, और वो सेपरेट एक्ट कौन सा है, ये वाला, दैट इज पेसा। ठीक है ना, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया बेसिकली कि पंचायत के ये जो आदिवासी एरियाज हैं या जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पर 73rd अमेंडमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। उसके पीछे भी एक रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए कि जो बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज होती हैं उनके अपने क्या है, ट्रेडिशनल कस्टम्स है। ट्रेडिशनल कस्टम्स मतलब उनके कुछ पारंपरिक कुछ तौर तरीके हैं, है ना। वो जिस तरीके से कॉमन रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट है या स्मॉल वाटर रिजर्वॉयर है, उनको किस तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब क्या होता है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब से हम लोग क्या समझते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब वही है कि जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, जिनके कस्टम्स, जिनके ट्रेडिशंस थोड़ा सा अलग है ना। तो ये चीजें हैं कि आदिवासी कम्युनिटीज के अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स वगैरह हैं। इसलिए ये जो नया एक्ट पास किया गया था, ठीक है, प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ दीज कम्युनिटीज टू मैनेज दीज रिसोर्सेज इन वेज एक्सेप्टेबल टू देम। मतलब क्या किया गया कि ये नया एक्ट जो पेसा एक्ट है वो इसीलिए पास किया गया ताकि जिस तरीके से ये अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके हिसाब से हो, कि मतलब जिस तरीके से उनके ट्रेडिशंस है, उनके कस्टम्स है, उसके हिसाब से वो अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। इस तरीके के प्रोविजंस इस पेसा एक्ट में बनाए गए। आई होप बात क्लियर है। मतलब एक तो लोकल बॉडीज का सिस्टम बना दिया गया, लेकिन वो ऐसा सिस्टम है जिसमें उनके जो अपने ट्रेडिशंस है, अपने कस्टम्स है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ठीक है ना, आई होप समझ गए आप बात। तो इस पर्पस के लिए क्या किया गया कि जो ग्राम सभा थी, ग्राम सभा याद कीजिएगा, हमने पिछले पार्ट में बात की थी, व्हाट इज अ ग्राम सभा। ठीक है ना, जो इन एरियाज की ग्राम सभा थी उनको क्या किया गया, ज्यादा पावर्स दिए गए। और जो इलेक्टेड विलेज पंचायत है, दे हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन मैनी रिस्पेक्ट। मतलब जो विलेज पंचायत वगैरह बनेंगी, इलेक्टेड होंगी, वो उनको भी कई सारे मामलों में ग्राम सभा की क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी या उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी। तो मतलब ग्राम सभा को यहां पर क्या बनाया गया, ज्यादा पावरफुल बनाया गया, पहली चीज। ठीक है, और दूसरा यहां पर क्या लिखा है, द आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट इज दैट लोकल ट्रेडिशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज। ठीक है, वही बात लिखी गई है कि जो इनका लोकल ट्रेडिशंस थे, ठीक है, जो लोकल ट्रेडिशंस है सेल्फ गवर्नमेंट के, वो प्रोटेक्ट रहे, और साथ ही साथ मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज तो इन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस कर ही दी है ना, क्योंकि वो तो पंचायत वाला सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, तो मॉडर्न इलेक्टेड बॉडी आ गई। लेकिन उसके आने के बावजूद भी जो उनके लोकल ट्रेडिशंस है वो कैसे रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। एंड दिस इज ओनली कंसिस्टेंट विद द
स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब ये जो पेसा एक्ट बनाया गया है ये कोई गलत बात नहीं है कि इन एरियाज को ज्यादा फेवर दिया जा रहा है या ऐसा कुछ नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन तो है ही है, क्योंकि लोकल बॉडीज की बात हो रही है तो डिसेंट्रलाइजेशन तो है ही है। साथ ही साथ डाइवर्सिटी का ध्यान भी रखा गया है, क्योंकि अब हर आदमी के लिए, मतलब देश में हर व्यक्ति के लिए या हर आपके ये कास्ट के लिए, हर कम्युनिटी के लिए एक जैसा तो सिस्टम हो जरूरी नहीं है ना। और स्पेसिफिकली जो शेड्यूल्ड कम्युनिटीज वगैरह होती है उनके तो अपने कस्टम्स ट्रेडिशंस होते ही है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी फिर ये चीज जो है ये एक्ट बनाया गया है, तो ये कंसिस्टेंट है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अब कुछ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स बनाने की बात यहां पर की जा रही है। मैं पहले आपको यहां पर इसका आर्टिकल बता दूं, दैट इज 243K। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो चुनाव होंगे, क्योंकि हमने देखा ना कि इलेक्टेड बॉडीज होंगी तीनों लेवल पर, लेकिन वो इलेक्शन कराएगा कौन? वो इलेक्शन कराने का काम जो है वो किसको सौंपा जा रहा है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, मतलब राज्य का जो क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा उसको, और उसको अपॉइंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, और पहले ये जो इलेक्शन वगैरह का काम होता था, जब तक ये मतलब ये पंचायती राज का जो सिस्टम था या जो 73rd अमेंडमेंट था वो नहीं आया था, तो वो तब कौन करता था? तब ये काम जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किया करती थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थी। बाद में उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, बाद में ये पावर जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को दे दी गई। अब दूसरी बात यहां पर एक और ये लिखी गई है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब जैसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ना, जो भारत का निर्वाचन आयोग है या जो भारत का जो चुनाव वगैरह करवाता है आपके लोकसभा, राज्यसभा वगैरह के, या फिर जो स्टेट असेंबलीज वगैरह होती है उनके, तो उस तरीके की ही ऑटोनॉमस बॉडी है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है, कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है और वो किसी भी तरीके से, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के साथ या उसके अंडर में लिंक नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं इसलिए थोड़ा सा यहां पर अलग से हाईलाइट कर देता हूं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड इज नॉट लिंक्ड टू नॉर इज दिस ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है ना, आर्टिकल 243 के मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे इसकी कोई भी लिंकिंग या ये उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस तरीके की छोटी छोटी स्टेटमेंट से ही जो है क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे देखेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी मैं आपको यहां पर आर्टिकल बता देता हूं पहले, दैट इज 243I। ठीक है, 243I इसका आर्टिकल है। इसमें क्या लिखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन वंस इन 5 years। जैसे कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब यह सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो हमारा बनता है ना, उसी के हिसाब से, मतलब या उसी के आप कहिए सिमिलर लाइंस पर स्टेट गवर्नमेंट को जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना है हर 5 साल के अंदर। अब ये फाइनेंस कमीशन काम क्या करेगा? दिस कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट। ठीक है, कि जो स्टेट के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, मतलब ये जो पंचायत वगैरह है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करेगा, देखेगा कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितना इनके पास पैसा है, ये है वो है ना, किस तरीके से उस पैसे, कहां से वो पैसा आ रहा है, कैसे वो यूज हो रहा है, वो सब चीजें ये देखेगा। इट वुड ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट्स ऑन दी वन हैंड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स ऑन दी अदर। मतलब ये वही चीज है कि स्टेट से लोकल गवर्नमेंट को कैसे पैसा जाएगा, क्योंकि पैसा लोकल गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा? वो तो स्टेट ही देगी, तो कितना पैसा स्टेट से जाएगा, है ना, और फिर रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में या रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बीच में ये पैसा कैसे बटेगा, वो सारी चीजें देखने का काम किसका है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का, या इसको आप कह सकते हैं राज्य वित्त आयोग। ठीक,
दिस इनोवेशन एंश्योर्स दैट एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द रूरल लोकल गवर्नमेंट्स विल नॉट बी अ पॉलिटिकल मैटर। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट को जो फंड्स वगैरह मिले वो एक पॉलिटिकल मैटर ना हो, क्योंकि अगर ये चीज गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई कि आपको लोकल गवर्नमेंट को पैसा देना है तो फिर वही बात है ना, कि बीच में जो है पॉलिटिक्स आ सकती है कि अगर एक पार्टी है दूसरी पार्टी है तो फिर वो आपस में चीजें नहीं सही करेंगे। लेकिन अगर एक इस तरीके का कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाती है फाइनेंस कमीशन के तरह से, तो वो फिर ये सारी चीजें उसमें पॉलिटिक्स वगैरह बीच में नहीं आएगी। आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं 74th अमेंडमेंट। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट के कुछ कुछ जो मेन प्रोविजंस थे वो हम लोग थोड़ा सा यहां पर देख चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 74th अमेंडमेंट की। अब ये जो 74th अमेंडमेंट है, जैसे हमने देखा था 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था पार्ट 9, इसके तहत ऐड हुआ है पार्ट 9A। ठीक है, 73rd में ऐड हुआ था शेड्यूल 11, इसमें ऐड हुआ है शेड्यूल 12। आर्टिकल की अगर मैं बात आपको बताऊं तो 243P से लेकर 243ZG तक। ठीक है, ये आर्टिकल्स बेसिकली जो है इसमें ऐड हुए हैं जब 74th अमेंडमेंट आया है। ठीक, अब ये बात तो हमने पहले भी कर ली थी कि जो 74th अमेंडमेंट है वो किससे डील करता है, अर्बन लोकल बॉडीज से या फिर नगर पालिका से। ठीक, लेकिन सवाल ये आता है कि ये अर्बन एरिया होता क्या है। अगर हम कुछ बड़े शहरों को देखें जैसे कि मान लीजिए मुंबई, कोलकाता, है ना, तो उनको तो बड़े आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ ये अर्बन एरियाज हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ स्मॉल अर्बन एरियाज होते हैं जो मतलब विलेज या टाउन के बीच में जैसे है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा क्लियरली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है, ये कभी कुछ इसके एरियाज ऐसे हैं जो गांव जैसे लगते हैं, विलेज जैसे लगते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो थोड़ा सा शहर जैसे लगते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है कि ये क्या अर्बन एरिया है या फिर ये रूरल एरिया है। तो इसीलिए जो इंडिया का सेंसस है, जो जनगणना यहाँ पर होती है, वो अर्बन एरिया की एक डेफिनेशन हमें देता है। क्या डेफिनेशन देता है कि अर्बन एरिया वो हो सकता है जहां पर मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो 5000 की है, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या, यानी कि कम से कम 5000 लोग वहां पर रहते हों। एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, यानी कि वहां के जो 75% मेल वर्किंग जो पॉपुलेशन है, जो काम कर रहे हैं, उनमें से 75% अगर मेल वर्किंग पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब वो एग्रीकल्चर के अलावा कोई और ऑक्यूपेशन कर रहे होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 31% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज, यानी कि आज भी आप देख लीजिए कि ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, विलेजेस में ही रहती है या रूरल एरियाज में ही रहती है। आई होप बात क्लियर है। चलिए, ये तो बेसिकली अर्बन एरियाज वगैरह की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि जो 74th अमेंडमेंट है वो एक तरीके से 73rd अमेंडमेंट का रिपीटिशन है। ठीक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों में अंतर नहीं है, प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि अगर आपको 73rd समझ में आ गया, उसके प्रोविजंस अगर आपको पता है, तो आप जहाँ जहाँ पर हमने रूरल बॉडीज़ पढ़ा था या रूरल एरियाज़ की हम लोग बात कर रहे थे, उसकी जगह आप उसको अर्बन एरियाज़ कर दीजिए तो ऑलमोस्ट जो प्रोविजंस है वो लगभग सेम है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि 74th अमेंडमेंट एक तरीके से 73rd अमेंडमेंट का रिपीटिशन है, एक्सेप्ट दैट इट अप्लाइज टू द अर्बन एरियाज। बस फर्क इतना ही है कि 73rd अमेंडमेंट रूरल एरियाज में अप्लाई होता है और 74th जो है वो अर्बन एरियाज में अप्लाई होता है। ऑल द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट रिलेटिंग टू डायरेक्ट इलेक्शंस, रिजर्वेशंस, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, State Election Commission and State Finance Commission are incorporated in the 74th Amendment also and thus apply to the नगर पालिका। यानी कि बस यही अंतर है कि ये सिर्फ लोकल बॉडीज के तौर पर अर्बन एरियाज में लगते हैं बस। ठीक है, 73rd रूरल एरियाज, 74th अर्बन एरियाज, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ list of functions from the state government to the urban local bodies,
वही बात जैसे हमने वहां पर देखा था कि 29 सब्जेक्ट ट्रांसफर हुए थे, यहां पर भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो लोकल अर्बन एरिया से रिलेटेड है या जो लोकल अर्बन गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो ट्रांसफर करने की बात की गई है। और इन फंक्शंस को जो है वो 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया गया है। अब यहां पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है और उसका जवाब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैसे वहां पर तो हमने देखा था कि 73rd अमेंडमेंट, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं कि 11th शेड्यूल के अंतर्गत तो कितने सब्जेक्ट्स थे, 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 12th शेड्यूल के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड अंडर 12th शेड्यूल, ठीक है। ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, ये बोल दीजिएगा कि नहीं पता है तो फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। आई होप यहां तक चीजें बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। तो ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है, इस पार्ट को हम लोग इतना ही रख रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर एक ये पार्ट दिया गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की। अब ये अमेंडमेंट हो गए 93 94 के आसपास, अब कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इनको लागू कैसे किया जाएगा, और वो सारी चीजें जो है हम लोग आगे देखेंगे अगले पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में है ये चैप्टर जो है मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे, अगले पार्ट में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, कोई और बात आप हमसे पूछना चाहते हैं या हम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल के थ्रू भी लिख सकते हैं, support@okul.co के थ्रू। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।